नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मध्य पाषाण काल अर्थात मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियोज में दोस्तों पाषाण काल की चर्चा को प्रारंभ किया था, अर्थात दोस्तों स्टोन एज को जानने एवं समझने का प्रयास किया था। जिसके क्रम में दोस्तों हम लोगों ने आपको बताया था कि दोस्तों जो भी स्टोन एज है उसको हम लोग मुख्यतः 3 भागों में पढ़ते हैं। जिसमें दोस्तों सबसे पहले आता है आपका पैलियोलिथिक पीरियड अर्थात पूरा पाषाण काल। उसके पश्चात आता है दोस्तों आपका मेसोलिथिक पीरियड अर्थात मध्य पाषाण काल। और दोस्तों सबसे बाद में आता है आपका नियोलिथिक पीरियड अर्थात नव पाषाण काल। दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियोज में अभी तक दोस्तों जो आपका पूरा पाषाण काल है दोस्तों, अर्थात जिसको हम लोग दोस्तों पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, उसको दोस्तों हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। दोस्तों यह पूरा पाषाण काल भी, पैलियोलिथिक पीरियड भी 3 भागों में डिवाइड था, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया था आपके लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को अर्थात निम्न पूर्व पाषाण काल को। उसके पश्चात दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड को अर्थात मध्य पूर्व पाषाण काल को। और दोस्तों जो लेटेस्ट वीडियो इसके पिछले वाली थी दोस्तों, हमने उसमें डिस्कस किया था दोस्तों अपर पैलियोलिथिक पीरियड की अर्थात उच्च पूरा पाषाण काल की। अब ये दोस्तों जब आपका पूरा पाषाण काल समाप्त होता है दोस्तों, तो अगला जो काल दोस्तों स्टोन एज में आता है वह आता है दोस्तों आपका मध्य पाषाण काल अर्थात मेसोलिथिक पीरियड। दोस्तों आज के इस सेशन में हम इसी मेसोलिथिक पीरियड की, मेसोलिथिक दोस्तों एज की बात करेंगे, मध्य पाषाण काल की चर्चा करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों हम आज के इस सेशन की शुरुआत करें, आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है दोस्तों, यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे जो पिछले वीडियोस है उनको नहीं देखा है तो प्लीज उनको देखिए, क्योंकि दोस्तों आप जब देखेंगे तो आपकी जो चीजें हैं वो आसानी से और भी चीजें समझ में आएंगी। कारण यह है दोस्तों कि सभी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और दोस्तों जब तक आप पिछले वीडियोस को नहीं देखेंगे, चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक दोस्तों आपको मेसोलिथिक पीरियड समझने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप एक बार उन चीजों को जरूर देखें। चलते दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे दोस्तों दोस्तों जो ये मध्य पाषाण काल है, जिसको हम लोग मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं दोस्तों, तो ये जो मेसोलिथिक शब्द है दोस्तों, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो दोस्तों शब्द है आपका मेसोस, जिसको मतलब हम लोग तो मध्य बोलते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों लिथोस, मतलब होता है दोस्तों पाषाण अर्थात पत्थर। तो दोस्तों मध्य और पाषाण, दोस्तों मेसोलिथिक जो शब्द है यह मेसोस और लिथोस से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। मेसोस का मतलब होता है दोस्तों मिडिल अर्थात आपका मध्य, और दोस्तों लिथोस का मतलब होता है पत्थर अर्थात पाषाण। दोस्तों इसीलिए इसको मध्य पाषाण काल भी हम लोग हिंदी में कहते हैं। और दोस्तों इस काल को हम लोग कई सारे नामों में जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा काल है दोस्तों जिसको हम लोग अनुपूरा पाषाण काल अर्थात इपी पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो दोस्तों चाहे आपका इपी पैलियोलिथिक एज कह लें, या फिर दोस्तों अर्ली और प्रोटोनियोलिथिक एज कह लें, या फिर दोस्तों हम इसको ट्रांजिशनल फेज कह लें, ये सभी के सभी दोस्तों जो काल है यह आपके मेसोलिथिक एज से ही संबंधित है। कारण यह है दोस्तों कि जो आद्य नवपाषाण काल इसको हम बोल रहे हैं, अर्ली प्रोटोनियोलिथिक बोल रहे हैं। कारण यह है दोस्तों कि नवपाषाण काल के पहले का जो दोस्तों चरण है, जो फेज है, वह आपका क्या है दोस्तों, मेसोलिथिक पीरियड है। इसीलिए दोस्तों हम लोग इसको अर्ली या फिर प्रोटोनियोलिथिक एज कह रहे हैं। दूसरा है दोस्तों इपी पैलियोलिथिक एज, मतलब दोस्तों कि जहां पर आपका पैलियोलिथिक समाप्त हो रहा है और उसकी पराकाष्ठा हो रही, मतलब उसके जो चीजें हैं बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो जा रही हैं, तो उसके पश्चात दोस्तों जो काल है आपका वो मध्य पाषाण काल है, मेसोलिथिक पीरियड है। दोस्तों और अगला है दोस्तों आपका ट्रांजिशनल फेज। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मध्य पाषाण काल जो है दोस्तों, यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है, अर्थात यह ट्रांजिशनल फेज है। यही कारण है दोस्तों कि इस काल को हम लोग एक ट्रांजिशनल फेज अर्थात संक्रमण का काल कहते हैं। कारण यह दोस्तों कि यहाँ से मानव जो है पूरा पाषाण काल की चीजों को छोड़ के एक नए युग में आता है दोस्तों, और इसके पश्चात दोस्तों वह अंततः एक नए चरण में घुसता है। तो ये जो बीच का काल है दोस्तों, यह क्या है, यह एक आप देख रहे हैं कि परिवर्तित होता हुआ, संक्रमित होता हुआ दोस्तों यह काल है। इसीलिए दोस्तों हम लोग इसको संक्रमण काल या फिर दोस्तों ट्रांजिशनल फेज के रूप में भी जानते हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों, आदमगढ़ का नाम दोस्तों आप लोगों ने जरूर सुना होगा। यह जो दोस्तों आदमगढ़ पुरास्थल है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण पुरास्थल दोस्तों बागोर, जो कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों यह दोनों के दोनों पुरास्थल, चाहे आदमगढ़ हो चाहे बागोर हो, दोस्तों यह दो महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल हैं। और दोस्तों यह ऐसे मध्य पाषाणिक स्थल दोस्तों जहां से हमको पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम प्रमाण जो दोस्तों वह प्राप्त होते हैं। तो आपसे एग्जाम में कल को पूछा जा सकता है भाई कि ये बताइए कि मध्य पाषाण कालीन निम्नलिखित में से वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से हमको पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य दिखाई देते हैं दोस्तों। तो आपका मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का जो बागोर दोस्तों आपका पूरा स्थल है, यहाँ से हमको उनके प्रमाण दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा में दोस्तों एक महत्वपूर्ण गुफा है जिसका नाम दोस्तों लेखामोड़ा गुफा दोस्तों। इस लेखामोड़ा गुफा से दोस्तों मध्य पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल तक के जो मानव विकास का साक्ष्य दोस्तों वह हमको प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये जो ह्यूमन इवोल्यूशन का दोस्तों जो एविडेंस है, इसमें दोस्तों यह जो फैक्ट है, ये जो एविडेंस है अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को दोस्तों जरूर ध्यान से रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आखिर वह कौन सा पूरा स्थल दोस्तों भारत में जहां से मानव के मध्य पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल के विकास का साक्ष्य प्राप्त होता है दोस्तों। तो वह है आपका उड़ीसा का लेखामोड़ा गुफा। आगे बढ़ते दोस्तों, हम यदि मध्य पाषाण काल के काल की बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य पाषाण काल का दोस्तों जो काल है उसकी शुरुआत दोस्तों 10,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। दोस्तों इस काल के जो लघु उपकरण, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ बोलते हैं दोस्तों, यह अपने आप में बड़े विशिष्ट है और इसी कारण दोस्तों इसकी पहचान भी की जाती है। आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से मध्य पाषाण काल के उपकरणों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उनको बोला जाता है माइक्रोलिथ्स, अर्थात लघु अस्मक बोलते हैं हम लोग हिंदी में, लघु उपकरण बोला जाता है दोस्तों, जो कि केवल और केवल मध्य पाषाण काल की पहचान है दोस्तों। तो इस काल से दोस्तों जो सबसे पहले लघुकरण उपकरण प्राप्त किए गए थे दोस्तों, उसको सबसे पहले दोस्तों C.L. कार्लाइल नाम दोस्तों व्यक्ति का, उन्होंने दोस्तों 1867 में जो बिंद का क्षेत्र दोस्तों उससे उन्होंने उनको प्राप्त किया था। तो कल को आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि मध्य पाषाण काल के लघु उपकरणों को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था दोस्तों, तो उनका नाम था C.L. कार्लाइल, जिसको उन्होंने दोस्तों 1867 में 1867 में दोस्तों बिंद के क्षेत्र से खोज निकाला था। वहीं पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में दोस्तों जो ज्वालापुरम एरिया दोस्तों, ज्वालापुरम 9 में दोस्तों दक्षिण एशिया के प्राचीनतम माइक्रोलिथिक टूल्स फैक्ट्री के प्रमाण मिले हुए हैं। तो आपसे दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं भाई कि ये बताइए कि दक्षिण एशिया का जो प्राचीनतम मेसोलिथिक टूल फैक्ट्री है, माइक्रोलिथिक टूल फैक्ट्री है, इसके प्रमाण हमको कहाँ से मिले दोस्तों, तो वह आपका मिला है ज्वालापुरम एरिया से। अब देखिए हम जैसा कि आपको बताया कि ये जो उपकरण है जिनको हम लोग लघु पाषाण उपकरण कर रहे हैं, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ कर रहे हैं दोस्तों, ये इतने छोटे होते थे कि इनको कंपोजिट फॉर्म में यूज किया जाता था, अर्थात ये सिंगल यूज में नहीं लाए जा सकते थे। यही कारण था दोस्तों कि इनको हम लोग क्या करते थे, कंपोजिट फॉर्म में, अर्थात कई सारे उपकरणों को एक साथ मिलाकर एक विशिष्ट उपकरण बनाया जाता था, जिसके द्वारा दोस्तों उनका उपयोग में लाया जाता था। और दोस्तों जो भी उपकरण मिले हैं माइक्रोलिथ, मैक्सिमम दोस्तों वह 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर के बीच में दोस्तों इनकी लंबाई हुआ करती थी। और यही कारण दोस्तों कि इनकी लंबाई जो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच की जो दूरी दोस्तों वो बहुत छोटी है, और उसको यूज कर पाए दोस्तों अपने आप में बड़ा मुश्किल कार्य है। यही कारण है कि इसको कंपोजिट फॉर्म में यूज किया जाता था, और इसी कारण इसको लघु पाषाण उपकरण कहा गया, अर्थात माइक्रोलिथिक्स कहा गया। तो ये चीजें जो दोस्तों आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, जो लघु पाषाण उपकरण दोस्तों, जो माइक्रोलिथ दोस्तों, इसके प्राचीनतम उदाहरण दोस्तों हमको श्रीलंका का दोस्तों जो फाहियन गुफा है दोस्तों, वहां से हमको प्राप्त होता है। तो आप देखिए दोस्तों, आपको एक और फैक्ट ध्यान में हो गया यहाँ पे, भाई फाहियन गुफा कहाँ पर स्थित है। फाहियन गुफा दोस्तों आपकी श्रीलंका में स्थित है, और यहीं से दोस्तों जो लघु पाषाण उपकरण है उनके प्रमाण दोस्तों हमको यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है, वहां के दोस्तों जो 40 गांव क्षेत्र है, वहां से निकट एक पाटड़े पुरा स्थल दोस्तों, यहाँ से भी हमको
प्राचीन लघु पाषाण उपकरणों की प्राप्ति होती है। दोस्तों हम लोगों ने अभी पार्ट में जो है पिछले जब हम लोग बात कर रहे थे क्या कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड की, तो उसमें हमने आपको बताया था शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के ऊपर जो नक्काशी की गई थी उसके प्रमाण भी यहाँ से मिले दोस्तों। और यहीं से दोस्तों हमको लघु पाषाण उपकरणों की भी प्राप्ति हो रही है। दोस्तों जो ये लघु पाषाण उपकरण हमको मिल रहे हैं, जो माइक्रोलिथिक मिल रहे हैं दोस्तों, यह मैक्सिमम दोस्तों ज्यामिति जियोमेट्रिक बेस पे दोस्तों इनका निर्माण किया गया है। जैसे कि दोस्तों जो भी हमको टूल्स मिले हैं या तो दोस्तों वो चंद्राकार हैं, मून शेप्ड के हैं, या फिर दोस्तों हाफ मून शेप्ड के अर्थात अर्धचंद्राकार हैं, त्रिभुजा मुखी हैं दोस्तों अर्थात सॉरी ट्रायंगुलर वाले हैं, समलंब चतुर्भुजी हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो भी है तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो रचना है वो विशिष्ट जियोमेट्रिक शेप में की गई है, जो कि दोस्तों अपने आप में इन टूल्स की अपनी एक विशिष्टता है। इसके अलावा दोस्तों जो पूरा पाषाण काल में जहां जहां से हमको औजारों के निर्माण में इनकी प्राप्ति दोस्तों यह पता चलता है कि जो भी माइक्रोलिथ्स बने दोस्तों वो मैक्सिमम किस चीज के बने दोस्तों, तो वो मैक्सिमम दोस्तों क्वार्ट्ज की बने हुए दोस्तों। और वहीं पर दोस्तों जो आपका मध्य पाषाण काल है उसमें दोस्तों जो बन रहे हैं वो आपके चैल्सिडेनी, हम लोग कैल्सिडेनी भी बोलते हैं, उनकी प्रधानता हमको प्राप्त होती है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से जैसे जैसे मानव का विकास हो रहा है, दिमाग का विकास हो रहा है दोस्तों, तो वैसे वैसे उनके पत्थरों के चुनाव में भी दोस्तों क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। आप देखें दोस्तों कि जिस प्रकार से आपका जो पूरा पाषाण काल है वहां पे वो क्वार्ट्ज का उपयोग कर रहे हैं टूल्स बनाने के लिए, और जैसे ही दोस्तों मेसोलिथिक पीरियड आ रहा है, मध्य पाषाण काल में वो जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो दोस्तों वो क्वार्ट्ज का प्रयोग न करके मैक्सिमम वो किसका प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, चैल्सिडेनी कैल्सिडेनी का प्रयोग करने लग रहा है। तो ये दोस्तों उनका कहीं ना कहीं जो ट्रांजिशन है, जो उनके बदलाव है, उनको भी दर्शाता है। दोस्तों जो मध्य पाषाण काल के उपकरण है उनका निर्माण मुख्यतः जैस्पर, कैल्सिडेनी, चर्ट, फ्लिंट, क्वार्ट्जाइट आदि जो पत्थर दोस्तों उनमें यह का निर्माण करते थे। दोस्तों चैल्सिडेनी औजारों की जो प्राप्ति दोस्तों वह मुख्यतः हमको बागोर पुरास्थलों से, चोपानी मांडो पुरास्थलों से, सराय नाहर राय पुरास्थल से, महदहा पुरास्थल से दोस्तों इनकी प्राप्ति हमको होती है। नाम जरूर याद रखिएगा, बागोर, चोपानी मांडो, सराय नाहर राय, महदहा जो पुरास्थल दोस्तों, इन पुरास्थलों से दोस्तों हमको जो चैल्सिडेनी औजार से बने हुए माइक्रोलिथ्स हैं इनकी प्राप्ति होती है। दोस्तों जो बागोर के लोग हैं दोस्तों, यह दक्कन ट्रैप से दोस्तों, जो चैल्सिडेनी है दोस्तों, जो इनका पत्थर जिससे ये औजार बना रहे दोस्तों, उनको ये लोग दोस्तों दक्कन ट्रैप से प्राप्त करते थे। और दोस्तों इसी की प्राप्ति थी दोस्तों जो बागोर के समुदाय थे दोस्तों, उनके द्वारा भी दोस्तों यहाँ पर यात्राएं की जाती हैं, ऐसा प्रमाण भी प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों धनुष बाण के भी प्रमाण हमको इस काल में पहली बार दिखाई देते दोस्तों, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों लकड़ी के डोंगी जो हम लोग कैनोस बोलते हैं दोस्तों, इसके भी दोस्तों हमको सर्वप्रथम निर्माण का श्रेय दोस्तों आपके इस मेसोलिथिक पीरियड को, मध्य पाषाण काल को आपको जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा कि भारत में दोस्तों जो मानव अस्थि पंजर है, जो ह्यूमन फॉसिल्स है दोस्तों, ह्यूमन बोन फॉसिल्स दोस्तों, इनका सर्वप्रथम दोस्तों इसी काल में प्रमाण हमको दिखाई देता है। और यही कारण है दोस्तों कि इस काल को शवों की दफनाने की प्रथा और उनके कब्र के निर्माण की जो शुरुआत है दोस्तों, इस काल को मानी जाती है। दोस्तों मध्य पाषाण काल वह काल है दोस्तों जहां पर जो हमको मानव अस्थि पंजर मिले हुए हैं, मानव के हड्डियों के जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, इससे ये पता चल रहा है दोस्तों कि मानव को इस काल से दफनाए जाने लगा है दोस्तों, और उनके जो कब्र के निर्माण की प्रक्रिया दोस्तों, इसका अनुमान भी लगाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में कल को पूछा जाए कि ये बताइए भाई कि सब मानव के शवों को दफनाने की प्रथा या फिर कब्र निर्माण की प्रथा जो दोस्तों ये कब शुरू की गई दोस्तों, तो यह शुरू किया गया आपके मेसोलिथिक पीरियड में। ये तो क्या दोस्तों मोटे मोटे तौर पे बात। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये कि दोस्तों जो मध्य आपका पाषाण काल का जो दोस्तों काल है, ये कहाँ तक किन क्षेत्रों तक भारत में फैला हुआ था, आखिर इसका प्रसार क्षेत्र था कहाँ तक था, किन किन क्षेत्रों में भारत में दोस्तों इसके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न एरिया के अर्थात दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र की। दोस्तों भारत के पश्चिमी क्षेत्र में इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, क्या कुछ चीजें हैं, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों मध्य पाषाणिक स्थल, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पुतली करार आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बने भी हुए हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। दोस्तों जो मध्य प्रदेश के मध्य पाषाणिक स्थल पुतली करार स्थित दोस्तों, और इसका उत्खनन जेरोम जैक्सन ने दोस्तों कराया था,
जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भैया जो पुतली करा रही है स्थित कहाँ पे है, तो ये मध्य पाषाण में स्थित, मध्य प्रदेश में स्थित दोस्तों, और इसका एक्सकवेशन जेरोम जैक्सन दोस्तों उनके द्वारा कराया गया था। इसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ का पंचप्रदा घाटी, लेसुआ, बागुर, तिलवाड़ा, सुजात, जाडन, कनवास एवं जो धनखेड़ी पुरास्थल दोस्तों, यह मध्य पाषाणिक पुरास्थल दोस्तों और अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें भी खासकर दोस्तों कुछ तो आप एकदम बिल्कुल आपके जबान पे होना चाहिए, इसमें दोस्तों आपका है बागोर पुरास्थल, आपका है तिलवाड़ा पुरास्थल, इसके अलावा दोस्तों आपका जो धनेड़ी पुरास्थल है और कनवास पुरास्थल दोस्तों, यह अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट और इनसे प्रश्न दोस्तों लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इन्हीं में से एक पुरास्थल की बात करेंगे जिसका नाम है दोस्तों बागोर पुरास्थल। यहाँ से दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार बनते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, एक पुरास्थल दोस्तों बाघोर भी है, एक बाघोर पुरास्थल दोस्तों यह अलग है आपका, और यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वह बागोर की कर रहे हैं। तो दोनों जब भी एग्जाम में आए तो ध्यान से उसका जवाब देना है भाई, कि बागोर पूछ रहा है कि बाघोर पूछ रहा है। ऐसे झटके में जवाब देंगे दोस्तों तो हो सकता है कि आपके जो आंसर है वो गलत भी हो जाए। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये जो आपका बागोर पुरास्थल है, ये जो बनास दोस्तों नदी है उसकी एक सहायक नदी दोस्तों कोठारी, और यह पुरास्थल इसी कोठारी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों यहाँ से प्राप्त जो टीले हैं दोस्तों, जो बनास नदी के कोठारी नदी के टीले हैं दोस्तों, यहाँ से जो प्राप्त टीले हैं, इन टीलों को दोस्तों महासती कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? महासती कहा गया है। और दोस्तों ये जो बागोर पुरास्थल है इसके उत्खनन करता बी.एन. मिश्र है दोस्तों, एवं दोस्तों उनके साथी में सहायक दोस्तों जर्मनी के एल एस लेसिट दोस्तों ने भी दोस्तों इनका क्या किया था, इसको खोजा था। वहीं पर दोस्तों 1971 में बी.एन. मिश्र के निर्देशन में दोस्तों इसका उत्खनन किया गया था। दोस्तों इसकी तब खोज आप जान गए कि बी.एन. मिश्रा एवं जर्मन पुरातत्वविद एल एस लेसिन के दोस्तों इनके द्वारा खोज की गई थी इनकी, और दोस्तों 1978 में बी.एन. मिश्रा के निर्देशन में दोस्तों क्या किया गया था, इसका उत्खनन किया गया था। वहीं पे दोस्तों जो बागोर पुरास्थल है यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। आपके एग्जाम में यहाँ से लगातार प्रश्न बनते दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा दोस्तों, तो आपका यह बागोर पुरास्थल है। वहीं पे दोस्तों यहाँ से हमको पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य का भी प्रमाण पत्र मिलता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से मध्य पाषाण काल का दोस्तों जो बागोर फर्स्ट आपका क्या कहते हैं स्तर दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से हमको ताम्र पाषाण युग एवं लौह युग जो कि दोस्तों आपके बागोर थर्ड जो है दोस्तों, इनका भी साक्ष्य हमको प्राप्त यहाँ से होता है। दोस्तों बागोर को जब हम उत्खनन करते हैं तो पता चलता है दोस्तों कि सबसे विधिवत रूप से उत्खनित एवं प्रतिवेदित जो मध्य पाषाण युगीन स्थल दोस्तों वो आपका यही बागोर पूरा स्थल है। यहाँ से दोस्तों हमको विभिन्न प्रकार के औजार दोस्तों जो कि जिसमें आपके चैल्सिडेनी औजार एवं दोस्तों कसाई खाना अर्थात दोस्तों स्लाटर हाउस के भी प्रमाण दोस्तों यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ से जो भी हमको महत्वपूर्ण सूक्ष्म पाषाण मिले हुए दोस्तों, जो माइक्रोलिथ्स मिले हुए दोस्तों, वह मुख्यतः दोस्तों आपके क्वार्ट्ज के निर्मित बने हुए मिले हैं। इसके बाद दोस्तों जो चट है दोस्तों, जो चट पत्थर है उसके पश्चात दोस्तों चैल्सिडेनी का भी प्रयोग का निर्माण दोस्तों यहाँ पे जो जिनके द्वारा औजार का निर्माण हुआ है दोस्तों, उनकी भी प्राप्ति यहाँ से हमको प्राप्त होती है। दोस्तों इसके अलावा बागोर से 4 मानव कंकालों की भी प्राप्ति हुई दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि वह कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल दोस्तों जहां से हमको 4 मानव कंकालों की प्राप्ति होती है दोस्तों, तो वह है आपका यही बागोर पुरास्थल, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ से यह जो एक मानव कंकाल है उसके गले में 36 गूरियों की माला के भी प्रमाण मिले दोस्तों, और यहाँ से प्राप्त एक कंकाल के गले में मध्य युगीन मुस्लिम शासिका का एक सिक्का चपका हुआ भी मिला है। अब देखिए आश्चर्य की बात है, आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ मध्य पाषाण काल और कहाँ से मध्य युगीन मुस्लिम शासक का सिक्का इसके गले पे मिल रहा है। तो भाई देखिए बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लॉजिक लगा सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये नेचुरल चीज है। ये हो सकता है कि किसी जो चूहा हो या फिर जो अन्य जो भूमि के अंदर निवास करने वाले जंतु हो दोस्तों, उसको ऊपर से किसी कारणवश नीचे ले गए हों। दोस्तों ये भी हो सकता है, और यही विद्वान भी अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि किसी ऐसे पशु के द्वारा या जानवर के द्वारा दोस्तों किसी ऐसे
विशिष्ट जो भी कह लें, उसके द्वारा अंदर ही अंदर क्या किया गया है कि एक लेयर से दूसरे लेयर में उस सिक्के को पहुंचा दिया गया। ये संभव है ही नहीं कि उस समय के जो मध्य पाषाण काल में आपके मध्य युग का आपका सिक्का वहां पर मिले। ये दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है भाई कि वह कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहां से कंकाल के गले में मध्ययुगीन मुस्लिम शासक का सिक्का मिला हुआ है दोस्तों, तो वह है आपके बागोर पुरास्थल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से हमको 17 से 19 वर्ष की आयु वाली दोस्तों एक महिला का कंकाल भी प्राप्त हुआ है वहीं पर दोस्तों, और साथ में 40 से 42 वर्ष की प्रौढ़ महिला का भी कंकाल दोस्तों यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों फर्श बनाने के लिए पत्थरों का जो प्रयोग है दोस्तों, उसके साथ साथ दोस्तों घास फूस के बने हुए वातारोधी पर्दों के भी साक्ष्य दोस्तों हमको बागोर पुरास्थल से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों बागोर में अधिकांशतः दोस्तों जो गुड़िया हैं वो पत्थर की हैं दोस्तों। कुछ जो गुड़िया हैं, जो बीड्स है, देखिए गुड़ियों का मतलब होता है बीड्स दोस्तों। अधिकांश जो बीड्स हैं वो पत्थर के बने हुए दोस्तों, और कुछ जो है दोस्तों हड्डी की, बोन्स की बनी हुई हैं। वहीं पर दोस्तों यहाँ से मिश्रित औजारों के प्रमाण, जैसा कि हमने आपको बोला, कंपोजिट टूल से दोस्तों उनकी प्रमाण की प्राप्ति होती है। लेकिन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इस बागोर पुरास्थल से हमको दोस्तों 5 ताम्र उपकरण भी प्राप्त हुए दोस्तों, और इन 5 ताम्र उपकरणों में दोस्तों हमको एक भाला, 3 बाण और एक तकुआ नुमा तांबे की जो छड़ है दोस्तों, जो रॉड है, उनके प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ से दोस्तों वृत्ताकार सर्कुलर फॉर्म में घास फूस के बने हुए झोपड़ियों के प्रमाण, सिल लोढ़े, गदा शीर्ष, जिसको दोस्तों मूलर एंड मैसेज हेड बोलते दोस्तों, उनके भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों लोमड़ी, गिरगिट आदि का जो प्रमाण दोस्तों इस पुरास्थल से हमको प्राप्त हुआ है, जो कि दोस्तों अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण पुरास्थल है। ये तो क्या दोस्तों आपके पश्चिमी क्षेत्र का। उसके पश्चात हम दोस्तों बात करेंगे गुजरात के क्षेत्र का। तो दोस्तों गुजरात में विस्तृत रूप से हमको मध्य पाषाणिक स्थलों को खोजने का जो श्रेय दोस्तों वह एच.डी. सांकालिया सर को जाता है, अर्थात दोस्तों हंसमुख धीरज लाल सांकालिया सर को जाता है। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने उत्खनन का कार्य भी किया। और दोस्तों यहाँ के कुछ जो प्रमुख स्थल दोस्तों उसमें आपका है अखाज, बलसाड़ा, हिरपुर, पावागढ़, मिताली, तरसंग, सिराश्रय, लाटेश्वर, कनेवाल, रतनपुर, उंड्रेल, धमसूरा, पिठऊ और लंगनाज प्रमुख है दोस्तों। जो कि हमने आपको बताया कुछ आपके पुरास्थल, इनमें से बहुत महत्वपूर्ण है जिनको आप जरूर ध्यान में रखें, जिसमें दोस्तों आपका पावागढ़, मिताली, लाटेश्वर, कनेवाल, पिठऊ और जो लंगनाज पुरास्थल, आप इसको जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों ऐसे एग्जाम में आपके पूछ ले जाते हैं कि आखिर ये स्थित कहाँ पर है। दोस्तों ये आपके स्थित है गुजरात क्षेत्र में, और इनका संबंध मध्य पाषाणिक पुरास्थलों में से है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है खंडीवली और गोदावरी में स्थित दोस्तों जो बेल पंधारी है, नंदुर मंदेश्वर है दोस्तों, यह सभी के सभी दोस्तों मध्य पाषाणिक स्थल हैं। और दोस्तों जो के.आर.यू. टॉड है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातत्वविद हैं दोस्तों। के.आर.यू. टॉड महोदय ने दोस्तों जो खंडीवली पुरास्थल जो कि महाराष्ट्र का है दोस्तों, यह यहाँ से दोस्तों इन्होंने मध्य पाषाणिक उपकरण जो है दोस्तों, मेसोलिथिक जो टूल्स है दोस्तों, इनकी प्राप्ति की है। वहीं पर दोस्तों जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहां से जो हमने आपको जो पाटड़ी बताया था, इस पाटड़ी पुरास्थल से दोस्तों मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण तथा दोस्तों मध्य पाषाण युग के जो दोस्तों साक्ष्य है वो हमको प्राप्त होते हैं। हमने आपको पैलेolithic पीरियड पढ़ाते समय बताया था दोस्तों कि यहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई नक्काशी के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों, जो कि आपके पैलेolithic पीरियड के हैं दोस्तों। वहीं पर आपके मेसोलिथिक पीरियड के टूल्स के भी प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करेंगे लंघनाज पुरास्थल की। दोस्तों ये जो लंघनाज पुरास्थल है ये फेमस इसलिए क्योंकि दोस्तों यह एक बालू के टीले के रूप में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि वह कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल है
जो कि दोस्तों बालू के टीले के रूप में स्थित दोस्तों। तो वह आपका पूरा स्थल दोस्तों लंगनाज। और ये दोस्तों लंगनाज पूरा स्थल स्थित कहाँ पे दोस्तों? तो लंगनाज पूरा स्थल स्थित दोस्तों आपके गुजरात राज्य में। और दोस्तों ये गुजरात राज्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध दोस्तों मध्य पाषाणिक स्थल है। दोस्तों इस पूरा स्थल की खोज 1941 में अर्थात दोस्तों 1941 में की गई थी दोस्तों। वहीं पर यदि हम दोस्तों इसके उत्खननकर्ता की बात करते दोस्तों, इसका एक्सकैवेशन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसका एक्सकैवेशन HD संकालिया दोस्तों, बी सुब्बा राव और KUR केनेडी ने दोस्तों यहाँ पर एक्सकैवेशन को किया था। तो तीन लोगों के नाम दोस्तों आपके दिमाग में सदैव होने चाहिए जब भी लंगनाज का नाम आएगा। HD संकालिया, हसमुख लाल धीरज लाल संकालिया दोस्तों, दूसरा दोस्तों बी सुब्बा राव और तीसरा KUR केनेडी। तीनों ने दोस्तों लंगनाज पे एक्सकैवेशन किया था। दोस्तों विशेषता इसकी ये है दोस्तों कि यहाँ पर जब एक्सकैवेशन किया गया दोस्तों, तो यहाँ पर हमको बरियल मतलब दोस्तों मुड़ी हुई अवस्था में सवा धान के प्रमाण मिले दोस्तों। तो ये जब बरियल्स जो मिलते हैं दोस्तों सामान्यतः वो सीधी अवस्था में मिलते हैं, लेटे गए अवस्था में मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो लंगनाज पूरा स्थल है, यहाँ से दोस्तों हमको जो सवा धान के प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों, वो सवा धान का फ्लेक्स्ड बरियल टाइप दोस्तों, अर्थात यहाँ से मुड़ी हुई अवस्था में दोस्तों समाधिस्थ मानव कंकाल की दोस्तों प्रमाण की प्राप्ति दोस्तों, जो कि इस पुरास्थल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। आगे चलते दोस्तों कि इस उत्खनन के क्षेत्र से क्या कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य दोस्तों हमको प्राप्त हुए हैं दोस्तों, उनको भी जान लेते दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों लंगनाज से हमको 14 मानव कंकाल दोस्तों उनकी प्राप्ति हुई है। साथ में दोस्तों यहाँ से हमको तांबे के एक चाकू का भी प्रमाण दोस्तों इस समय से हमको देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों पुच्छल लोहबाण दोस्तों, मतलब कि लोहे के बने हुए दोस्तों जो बाण का पीछे का हिस्सा थे दोस्तों, उनकी प्राप्ति हुई है। पत्थर के बने हुए गुरियों मतलब जिसे हम लोग बीट्स बोलते हैं, उनकी प्राप्ति हुई दोस्तों। साथ में दोस्तों सील के भी दोस्तों प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मध्य पाषाण काल के दोस्तों जो भी आपके हमको उपकरण प्राप्त होते दोस्तों, वह फलक पर बने हुए हैं, अर्थात ये फ्लेक टूल है दोस्तों। टूल्स जो हैं आपके जो उपकरण है, ये मुख्यतः दो ग्रुपों में हम इसको बांट सकते हैं। एक हम बांट सकते हैं कि ये कोर टूल है, अर्थात जो पत्थर का मेन हिस्सा है, यदि उससे कोई आपका उपकरण बना है तो वह होगा कोर टूल। यदि वहीं पर किसी पत्थर के छाटे गए तरासे गए जो टुकड़ा है, उससे यदि कोई टूल बनाया जाता है तो वह होता है आपका फ्लेक टूल। मान लीजिए मैंने पत्थर का ये टुकड़ा लिया और टुकड़े से मैंने यहाँ पर छाट के चीजों को निकाल दिया, तो ये जो मेन हिस्सा मूल हिस्सा बचा है, मैंने उससे कोई उपकरण बनाया तो ये कोर टूल होगा। अब मैंने जो छाट के यहाँ से ये टुकड़ा बाहर निकाला और इसको तराश कर यदि मैंने कोई उपकरण बनाया है तो ये फ्लेक टूल कहा जाएगा, अर्थात फलक उपकरण कहा जाएगा। दोस्तों लंगनाज से इसी प्रकार के जो फलक उपकरण है, फ्लेक टूल है, उनके प्रमाण की जो हमको जानकारी है यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों लंगनाज से दोस्तों हमको 14 कंकालों में से जो 13 कंकाल दोस्तों, उनको उनके पैरों को मोड़कर दोस्तों दाहिनी करवट लिटाकर उनको दफनाया गया है दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों इस मुड़ी हुई अवस्था में जो समाधिस्थ मानव है, अर्थात फ्लेक्स जो बरियल दोस्तों, उनकी प्राप्ति यहाँ से होती है दोस्तों। और यहाँ पे जो भी मानव की प्राप्ति होती है वो अपने आप में बड़ी विशिष्टता है। साथ में दोस्तों इनमें जो भी कंकालों की प्राप्ति हुई है और उनके जो शोध कार्य में दोस्तों रिसर्च हुए, उनसे ये पता चलता है दोस्तों कि इन कंकालों में दंत क्षय अर्थात दोस्तों कैरियर्स के दोस्तों प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। साथ में दोस्तों जो भी कंकाल मिले हैं, उनके कुछ कंकालों के कपाल भी टूटे हुए हैं दोस्तों। और इस आधार पर दोस्तों यह अवधारणा भी व्यक्त की गई दोस्तों विद्वानों द्वारा कि लंघनाज में दोस्तों जो मध्य पाषाणिक लोग थे वह नर मांस भक्षी भी थे, अर्थात दोस्तों वह एक दूसरे मानव को भी मारकर खाते थे। लेकिन यह जो कॉन्सेप्ट था, इसे सीधे सीधे तौर पर जो दोस्तों KUR कैनेडी दोस्तों जिन्होंने इसका एक्टिवेशन किया था, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सीधे तौर पर क्या कर दिया था, गलत सिद्ध कर दिया था। आगे बढ़ते दोस्तों लंघनाज से दोस्तों हमको जो मानव कंकालों की प्रजाति है दोस्तों, उसका निर्णय अभी भी विवादास्पद है दोस्तों कि यह किस प्रकार की मानव जाति रही होंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मानव की अलग अलग जातियां हैं, कोई होमो हैबिलस है, निएंडरथल है, होमो निएंडरथलेंसिस है, तो कई प्रकार है दोस्तों, जिसमें आपका होमो इरेक्टस है, तो कई सारे प्रकार ऐसे जो हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब ये लंघनाज से जो मानव प्राप्त हुए हैं, उनका कौन सा प्रकार है, ये बड़ा एक विवादास्पद विषय है। ये है आपका मध्य
मतभेद का विषय है। दोस्तों कुछ पुराविद जो है दोस्तों इनको निग्रो प्रजाति का मानते हैं, कुछ भूमध्य सागरी मानते हैं, कुछ श्रीलंका की वेदा प्रजाति जो दोस्तों, वहीं पर कुछ इनको अफ्रीका के हेमेटिक प्रजाति से भी इनका संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया दोस्तों आपके गुजरात क्षेत्र से संबंधित कुछ मध्य पाषाणिक पुरास्थलों की। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण आपके मध्य पाषाणिक स्थल हैं उसके बारे में। दोस्तों दक्षिण भारत की जो मध्य पाषाणिक संस्कृति है, उनकी सबसे बड़ी विशिष्टता ये है कि उनके दोस्तों जो भी उपकरण है, जो भी टूल्स बनाए गए दोस्तों, उन उपकरण के टूल्स के निर्माण के दोस्तों उन्होंने क्वार्ट्ज पत्थर का प्रयोग किया है। यह दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि दक्षिण क्षेत्र में भारत के जो भी हमको मध्य पाषाणिक स्थल मिलेंगे, वहां पर अधिकांश उनके जो टूल्स हैं वो क्वार्ट्ज पत्थर के बने हुए। ये जो फैक्ट है ये आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों कौन कौन से ऐसे पुरास्थल हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी दक्षिणी क्षेत्र में दोस्तों, तो उसमें आता है दोस्तों सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित नागार्जुनी कोंडा पहला, दूसरा गिद्दलूर और दोस्तों तीसरा रेणीगुंटा। और वहीं पे दोस्तों यदि हम बात करें कर्नाटक क्षेत्र में दोस्तों, तो कर्नाटक क्षेत्र में दोस्तों आपका संगनकल्लू, जलहल्ली और दोस्तों कीबनहल्ली दोस्तों ये जो आपके हैं क्षेत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल हैं दोस्तों आपके कर्नाटक के। वहीं पर दोस्तों जो सोरापुर दोआब है दोस्तों, यह भी आपका एक प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल है दोस्तों, जो कि ध्यान में रखने हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको कुछ चीजें एकदम याद रखनी है। पूछा जाता है कि मध्य पाषाणिक स्थल स्थित कहाँ पर है। दोस्तों नागार्जुनी कोंडा, गिद्दलूर और रेणीगुंटा दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। वहीं पर दोस्तों जो संगनकल्लू, जलहल्ली और किंबनहल्ली दोस्तों, ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं पर दोस्तों सोरापुर दोआब का जो क्षेत्र दोस्तों, वहां से भी हमको मध्य पाषाणिक स्थलों की जानकारी प्राप्त होती है। अब दोस्तों जो कुर्नूल जिला है दोस्तों, इस कुर्नूल जिले से हमको माइक्रोलिथ उपकरण की प्राप्ति होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है आखिर कि कुर्नूल जिले से सबसे पहली बार जो आपके माइक्रोलिथ्स हैं दोस्तों, जो लघु पाषाण उपकरण है, उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? इसकी खोज की गई थी L.A. कामियाडे दोस्तों। कई बार एग्जाम पूछा जाता है, कामियाडे द्वारा दोस्तों सबसे पहली बार जो है दोस्तों यहाँ पर लघु पाषाण उपकरणों की खोज की गई थी दोस्तों। वहीं पर दोस्तों हमने आपको जो संगन कल्लू पुरास्थल बताया दोस्तों, जो कि कर्नाटक यहाँ पर स्थित दोस्तों, उसका उत्खनन दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया था। यह किया गया था दोस्तों आपके बी सुब्बा राव के द्वारा दोस्तों। वहीं पर दोस्तों 1964 में, 1964 में तथा दोस्तों इन्होंने किया था। वहीं पर एच डी संकालिया ने दोस्तों 1969 में किया था। तो संगन कल्लू के दोस्तों दोनों एक्सप्लोरेटर का नाम आपको ध्यान रखना है। बी सुब्बा राव ने 1964 में और एच डी संकालिया ने दोस्तों 1969 में अर्थात 1969 में इस संगन कल्लू पुरास्थल का उत्खनन किया था। संगनकल्लू पुरास्थल स्थित कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो के पदैया सर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातत्वविद है, इनका नाम आप सभी जरूर ध्यान में रखें, के पदैया दोस्तों। इन्होंने कृष्णा और भीमा नदियों के बीच में स्थित दोस्तों जो आपका सोरापुर दोआब दोस्तों, इन्होंने इस क्षेत्र से 25 मध्य पाषाणिक स्थलों का भी उत्खनन किया था। और दोस्तों इन्होंने यहाँ से कुल 10,000 लघु पाषाणिक उपकरणों का भी दोस्तों उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। तो बात की दोस्तों यहाँ पर फैक्ट ये है कि जो सोरापुर दोआब क्षेत्र दोस्तों, यहाँ पर उत्खनन कार्य किसने किया था दोस्तों? तो वह किया था के पदैया ने। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों कि जो सोरापुर दोआब है दोस्तों, किन दो नदियों के बीच में स्थित है? यहाँ से आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न बनते दोस्तों। यह आपके कृष्णा और भीमा नदियों के बीच में दोस्तों ये आपका पुरास्थल स्थित है। और इसी पुरास्थल दोस्तों के पदैया सर ने दोस्तों 25 मध्य पाषाणिक स्थलों का उत्खनन किया था। और इस उत्खनन के दौरान दोस्तों उन्होंने लगभग 10,000 लघु उपकरणों का दोस्तों अध्ययन भी वहां पर इन्होंने किया था। दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों जो टेरी पुरास्थल है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है भाई कि टेरी पुरास्थल कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो यह आपका तमिलनाडु में दोस्तों स्थित यह महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल है। और दोस्तों यहाँ से हमको केरल से भी दोस्तों कुछ मध्य पाषाणिक उपकरणों के भी प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपका टेरी स्थल हो गया। विशाखापत्तनम के दोस्तों जो चंद्रपालेम और दोस्तों पारादेसी पालेम दोस्तों क्षेत्र है। और दोस्तों जो रूसी कोंडा से हमको मध्य पाषाणिक प्रमाण मिलते दोस्तों से पता चलता है कि मछुआरों के समुदाय का अस्तित्व भी दोस्तों यहाँ पर देखने को हमको, इनके भी प्रमाण की चर्चा हमको यहाँ पर देखने को प्राप्त होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो पुरास्थल है आपको एकदम ध्यान रखने हैं। टेरी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वहीं दोस्तों जो चंद्रपालेम और पारादेसी पालेम दोस्तों पुरास्थल है, ये आपके विशाखापत्तनम के पास में स्थित है। वहीं दोस्तों जो जो रूसी कोंडा दोस्तों महत्वपूर्ण मध्य पाषाण युगीन
आपका दोस्तों पूरा स्थल है, यहाँ से हमको मछुआरों के समुदाय के अस्तित्व को प्रमाणित करने का जानकारी एवं साक्ष्य प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ज्वालापुरम 9 की दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है भाई कि ज्वालापुरम पुरास्थल किससे संबंधित दोस्तों, तो यह आपका मध्य पाषाण से संबंधित पुरास्थल है। और दोस्तों यह पुरास्थल आपके दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में स्थित है। और दोस्तों ये किस नदी के तट पर स्थित दोस्तों, तो यह आपके जो जुरेक नदी है दोस्तों, यह उसके तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणी साइट है। अब इसकी विशिष्टता क्या है दोस्तों, तो इसकी विशिष्टता ये है दोस्तों ज्वालापुरम 9 की, कि यहाँ से दोस्तों जो हमको शिलाश्रय की प्राप्ति हुई है दोस्तों, यहाँ से शिलाश्रय से हमको मध्य पाषाण काल के संदर्भ में दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीनतम जो सुनिश्चित तिथि है दोस्तों, वो यहीं से निर्धारित की गई है। और दोस्तों जो मध्य पाषाणिक संग्रह दोस्तों यहाँ से वह 35,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानवों के दोस्तों जो लघु पाषाण उपकरण है उनकी तथा कारीगरी के दोस्तों जो प्रमाण है दोस्तों यहाँ से प्राप्त होते हुए हमको दिखाई देते हैं। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो कि जो ज्वालापुरम आपका पुरास्थल दोस्तों, इसका संबंध दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल से ही था दोस्तों, यह भी यहाँ से जोड़ा जाता है। साथ में दोस्तों ये पुरास्थल किस लिए फेमस है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमको यूनिसेरियल हार्पून के भी प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप लोगों ने हार्पून जरूर देखा होगा दोस्तों, जिस पर दोस्तों इस प्रकार के कई सारे दोस्तों दांत बने होते हैं, डबल साइड होता है दोस्तों अधिकांशतः हार्पून। लेकिन दोस्तों ये जो यहाँ से हार्पून मिला है दोस्तों, वहां पर यूनिसेरियल अर्थात यह एक तरफ ही है, ये वाला हिस्सा दोस्तों वहां पर नहीं है। इसलिए दोस्तों ये अपने आप में बड़ा विशिष्ट हो जाता है दोस्तों, और इसके प्रमाण हमको इस ज्वालापुरम पुरास्थल से देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अभी हमने जब आपको बताया कि तमिलनाडु में स्थित टेरी जो पुरास्थल है, यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये दोस्तों कि यह एक प्रकार का सैंड आपका ड्यून्स है, कह लें एक प्रकार का दोस्तों बालू का टीला है दोस्तों, जो कि आपके तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जो आपका जो पुरास्थल दोस्तों जो जिला है, ये वहां पर स्थित है। इसको खोजा किसने था दोस्तों, तो इस स्थलों को खोजने का श्रेय दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को जाता है। किसको जाता है दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को जाता है। दोस्तों ये जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट है वही है दोस्तों जिनको दोस्तों हम लोग भारत प्रागैतिहास का जनक भी कहते हैं, अर्थात दोस्तों ये हमारे फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहे जाते हैं। तो दोस्तों जो भारत के प्रागैतिहासिक के जनक कौन दोस्तों, प्रागैतिहासिक इतिहास के दोस्तों तो है आपके रॉबर्ट ब्रूस फूड, और इन्होंने दोस्तों आपका जो टेरी पुरा स्थल है उसका भी एक खोज किया था। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो अल्चिन महोदय दोस्तों, अल्चिन महोदय ने दोस्तों यहाँ पर 11 टेरी पुरा स्थलों पर सर्वेक्षण किया, और इस दौरान उन्होंने दोस्तों कट्टमपल्ली, कुथनकुल्ली, कुलतरूर, पट्टन तुरवई, सरगुड़ी, नाजरेथ, मनाडू, कैरमोली, कट्टन कलुम और मेगानपुरम और सवायारपुरम भी दोस्तों उनमें सम्मिलित थे। इन सभी पुरास्थलों के नाम आप ध्यान रखेंगे, जिसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कुछ पुरास्थलों में आपको कट्टमपल्ली और कुलतरूर और दोस्तों मनाडू पुरास्थलों को आप लोग ध्यान से पढ़ के जाएंगे। दोस्तों ये जो कुल्लतूर दोस्तों पूरा स्थल है, यहाँ से दोस्तों चांद्रिक मतलब चांद के आकार के सर्वाधिक संख्या में तो मिले ही दोस्तों, उपकरण प्राप्त तो है ही दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से हमको त्रिभुजाकार ज्यामिति उपकरण भी दोस्तों हमको देखने को मिलता है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि सिंधु सॉरी मध्य पाषाण काल में जो भी उपकरण बनाए जाते थे दोस्तों, उनकी विभिन्न आकृतियां होती थी, और कई सारे ऐसे भी उपकरण मिले हैं जिनका अपना एक जियोमेट्रिक शेप होता था, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे आपका त्रिभुजाकार हो, चाहे वो आपका चांद के आकार हो दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कोत्तलूर है, ये आपके चांद्रिक मतलब अर्थात चांद के आकार के तो उपकरण मिले ही मिले हैं, लेकिन साथ में हमको त्रिभुज के आकार के भी उपकरण हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वही भी दोस्तों हमने जो आपको मेघनापुरम पूरा स्थल बताया, यहाँ से हमको किसी भी प्रकार के जो ज्यामितीय उपकरण है इनके प्रमाण की चर्चा देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों ये जो भी प्रमाण हमको यहाँ से इस पुरास्थलों से देखने को मिलती है दोस्तों, इससे ये पता चलता है दोस्तों कि सबसे प्राचीन टेरी पुरास्थल दोस्तों दोस्तों ये आपका टेरी पुरास्थल ही है दोस्तों, और यहाँ के लघु पाषाण उपकरणों को इन स्थलों से प्राप्त उपकरणों में सबसे प्राचीन माना गया है। देखिए यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन मध्य पाषाणिक स्थल का नाम दोस्तों, तो आपका टेरी है दोस्तों, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो आपका है तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलते हैं, ये हो गया दोस्तों आपका दक्षिण क्षेत्र। उसके पश्चात अब हम बात करेंगे दोस्तों
भारत के मध्य क्षेत्र की मध्य पाषाणिक स्थलों की। दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों जो जम्मू द्वीप है दोस्तों, जो जोरोथी द्वीप है दोस्तों, इन यहाँ पर दोस्तों जो आपके जो रॉक केव मिले दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो शिलाश्रय मिले हैं, वहां से भी दोस्तों मध्य पाषाणिक स्थलों की प्रमाण की चर्चा मिलती है। और इसी क्रम में दोस्तों जो होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ पुरा स्थल दोस्तों, यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आदमगढ़ और भीमबेटका मध्य पाषाण काल के उपकरण दोस्तों, यहाँ से दोनों हमको भर भर के देखने को मिलते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि आखिर वह कौन सा ऐसा पुरा स्थल है जहां से हमको प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के तो प्रमाण मिले ही मिले हैं, लेकिन दोस्तों साथ में हमको यहाँ से मध्य पाषाण काल के अर्थात दोस्तों मेसोलिथिक पीरियड के टूल्स की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों वह पुरा स्थल है आपका यह भीमबेटका पुरा स्थल दोस्तों, जहां से दोस्तों हमको इनकी प्राप्ति होती है। वहीं पर दोस्तों होशंगाबाद का जो आपका स्थित आदमगढ़ क्षेत्र है दोस्तों, वहां से भी दोस्तों हमको मध्य पाषाण काल के उपकरणों की प्राप्ति वहां से देखने को मिलती है। दोस्तों आरवी जोशी का आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा, और आरवी जोशी के दोस्तों जो आदमगढ़ पुरा स्थल है, यहाँ से लगभग 25,000 लघु पाषाणिक उपकरण दोस्तों उनकी प्राप्ति देखने को मिलती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आदमगढ़ जब भी आप ध्यान में रखेंगे, मैंने आदमगढ़ के संदर्भ में दोस्तों आपको सभी चीजें बताई हैं, आप उसको जरूर भी एक बार रिवाइज करते हुए चलिएगा। दोस्तों आदमगढ़ में जो भी हमको हड्डियां मिली हैं, उनमें दोस्तों जो पालतू पशु हैं, उनमें दोस्तों खासकर कुत्ते एवं बकरी के हड्डियों की प्रमाण की चर्चा हमको वहां पर दिखाई देती है। वहीं पर दोस्तों GR हंटर जी जो दोस्तों इन्होंने जम्मू द्वीप शिला से दोस्तों वहां पर उत्खनन किया, उसके बारे में जानकारी ली, जिससे पता चलता है दोस्तों कि यहाँ से 2 बच्चे एवं एक वयस्क पुरुष के अस्थि अवशेषों के प्रमाण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। वहीं पर दोस्तों जो जिरोथी द्वीप शिलाश्रय है, यहाँ से दोस्तों हमको एक मानव कंकाल की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। तो आपके एग्जाम में कल को प्रश्न बनते हैं कि आखिर भाई जिरोथी द्वीप कहाँ पर है, जम्मू द्वीप कहाँ पर है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के मध्य पाषाणिक स्थल हैं, और यहाँ से दोस्तों हमको मानव कंकाल के प्रमाण, मानव अस्थि अवशेषों के प्रमाण जो है दोस्तों हमको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हमने भीमबेटका का नाम लिया, जो कि मध्य प्रदेश में आपके अपने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए फेमस है दोस्तों। इस भीमबेटका के ऊपर सबसे ज्यादा जो काम किया है दोस्तों, वह किया है आपके VS वाकड़कर ने दोस्तों, और उन्होंने इस काल के उपकरण एवं अंत्येष्टि विधि का भी दोस्तों यहाँ पर पता लगाया। आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फादर ऑफ इंडियन प्री रॉक आर्ट बोलते हैं। दोस्तों वह है आपके VS वाकड़कर दोस्तों, इन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक जो चित्र है दोस्तों, इनके जनक के रूप में हम जानते हैं। तो इस चीज को दोस्तों आप सभी लोग जरूर ध्यान में रखें कि क्या है चीजें कैसे हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों भीमबेटका ही पुरा स्थल के बारे में, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। ये पूरा स्थल दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का दोस्तों जो रायसेन जिला है, ये वहां पर स्थित है। और दोस्तों इसकी खोज 1957 में 1957 में VS वाकड़कर अर्थात दोस्तों विष्णुधर वाकड़कर के दोस्तों की गई थी। दोस्तों ये जो VS वाकड़कर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको दोस्तों आपके प्री हिस्टोरिक जो रॉक आर्ट है दोस्तों, जो प्री हिस्टोरिक आर्ट है, इसके फादर के रूप में, जनक के रूप में, पितामह के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसीलिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पाषाण काल का पितामह, पाषाण कला के पितामह, सॉरी काल नहीं, कला के पितामह के रूप में किसे जानते हैं दोस्तों, तो प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट दोस्तों जो फादर है दोस्तों, वह है आपके वाकड़कर महोदय। दोस्तों विशेषता क्या है आपके इस भीमबेटका पुरा स्थल की, दोस्तों आप लोगों ने जब भी कभी दोस्तों इस भीमबेटका को सुनिएगा, तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पुरा स्थल से दोस्तों हमको एसुलियन काल से लेकर, एसुलियन काल का है भाई, जहां से हमको एसुलियन उपकरणों की प्राप्ति हो रही है, उस काल से लेकर दोस्तों मध्य काल तक, मेडाइवल पीरियड तक है दोस्तों उनके प्रमाण की चर्चा देखने को मिलती है दोस्तों। और इस दौरान एसुलियन से मध्यकाल के बीच के दौरान दोस्तों कुल 7 कालों के प्रमाण, कुल 7 पीरियड्स के दोस्तों प्रमाण हमको एक निश्चित क्रम में, एक विकास के क्रम में दोस्तों हमको यहाँ पर दिखाई देता है दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों। यहाँ से इस पुरा स्थल से हमको कला और कर्म कांडों का दोस्तों जो नाटकीय साक्ष्य दोस्तों, वो हमको एक सभा कक्ष गुफा अर्थात दोस्तों जो ऑडिटोरियम केव है, उसके माध्यम से देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों जो सभा कक्ष है, वो गुफा में
25 मीटर लंबी सुरंग के रूप में दिखाई देती है, जिसमें दोस्तों 3 द्वार वाला कक्ष और दोस्तों एस्यूलियन चरण की पत्थर की दीवार के निर्माण के भी साक्ष्य दोस्तों वहां पर हमको प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। इस पर सबसे बढ़िया काम किसका है दोस्तों, तो वह है आपके वीएस वाकड़कर महोदय का। दोस्तों इस पुरास्थल से हमको प्रागैतिहासिक काल के में दोस्तों जो मानव आवास हैं उनके भी साक्ष्यों की प्राप्ति यहाँ से हुई है। और दोस्तों यहाँ से पत्थर जो प्राप्त पत्थर दोस्तों उनसे पत्थरों से निर्मित फर्श निवास स्थानों भी दोस्तों जो है उनके भी प्राप्ति हमको वहां पर हुई है। साथ में दोस्तों भीमबेटका पुरास्थल में दोस्तों जो आपका पुरास्थल जो क्षेत्र है वहां से दोस्तों कुल 642 गुफाओं की प्राप्ति हुई है, जिनमें से दोस्तों जो अभी तक 400 ऐसी गुफाएं हैं जिनमें चित्रों के अंकन की भी जानकारी हमको वहां से देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों उन चित्रों को प्राचीनतम माना गया है दोस्तों, जिन चित्रों में नीले रंग का जो प्रयोग है दोस्तों वह किया गया है। और ऐसी मान्यता है दोस्तों की जो कलर है ये सबसे पहली जानकारी उनको मानव को इसी कलर की थी दोस्तों, और इसीलिए ये जो कलर है जिन भी पेंटिंग्स में नीले कलर का प्रयोग किया गया दोस्तों ये सबसे प्राचीनतम चित्र माने गए हैं। अब प्रश्न ये निकल के आता है भाई कि जो भीमबेटका में पेंटिंग्स मिले हमको उनके चित्रों की निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, तो भाई सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर भीमबेटका में दो काल के पेंटिंग्स हमको मुख्यतः देखने को मिलेंगे। सबसे जो शुरुआती चरण वाले जो पेंटिंग्स हैं जो चित्रों का निर्माण है वो उच्च पूर्व पाषाण काल में लेकिन अर्थात अपर पैलियोलिथिक पीरियड में हुआ है, लेकिन सर्वाधिक संख्या में जो मैक्सिमम हमको आपको यहाँ पे जो पेंटिंग्स देखने को मिलती है वो किस काल के हैं दोस्तों, तो आपके मेसोलिथिक पीरियड के हैं। यदि प्रश्न आपके एग्जाम में ये हो कि भीमबेटका में बने जो चित्र हैं वो प्राचीनतम किस काल के हैं, तो आप कहेंगे अपर पैलियोलिथिक। सर्वाधिक संख्या में किस काल के हैं, तो आप कहेंगे मेसोलिथिक। इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब भीमबेटका से जो हमको पेंटिंग्स मिलते हैं उन पेंटिंग्स में से ही हमको वराह के चित्र का भी प्रमाण मिला है और गणेश के चित्र का भी प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से इसी गुफा से देखने को हमको मिलता है। इसमें कई सारे जानवरों के प्रमाण, कई सारे पशुओं के प्रमाण, अन्य दृश्य भी हमको इस पुरास्थल से देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका सुअर का चित्र, सुअर का बाकी नाक, गैंडा, कई एक विशिष्ट फिगर मिला है, एक विशिष्ट चित्र मिला है जिसमें आपका सुअर चित्र में शरीर सुअर का है, नाक गैंडे का है, सिंग भैंसे का है और जो निचला होठ है वो हाथी का है। और वह कुछ माना जाता है कि यह जो फिगर है ये गणपति का प्राचीनतम अंकन है। इस फिगर को देखने के बाद विद्वान जो है वो मानते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ विशिष्ट फिगर भी मिले हैं जिसमें महिलाओं को चक्की में अनाज पीसते हुए तथा समूह में भोजन करते हुए भी दर्शाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो दो चीजें हैं आप लोग बिल्कुल उसको ध्यान में रखेंगे कि दोस्तों जो आपका भीमबेटका पुरास्थल है यहाँ से हमको कुषाण काल साथ में गुप्त काल के दोस्तों जो ब्राह्मी अक्षर हैं इनसे संबंधित यहाँ पर अभिलेखों की भी प्राप्ति हमको देखने को मिलते हैं। तो आपसे एग्जाम में कल को प्रश्न पूछ दिया जाए कि भाई भीमबेटका से किन काल के संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेखों की प्राप्ति की गई दोस्तों, तो वह है आपका गुप्त काल और दूसरा है दोस्तों आपका कुषाण काल। साथ में दोस्तों इस भीमबेटका पुरास्थल से हमको अंत्येष्टि साक्ष्य का भी प्रमाण हमको देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ सबको कई सारे औजार की अर्थात टूल्स की भी प्राप्ति हुई है दोस्तों, जो कि आपकी चैल्सिडेनी की बनी हुई, कैल्सिडेनी कह लें या फिर चैल्सिडेनी कह लें, उनकी प्राप्ति वहां पर दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी अभी तक पेंटिंग्स मिली हुई हैं जिसके लिए क्षेत्र आपका फेमस है दोस्तों, यहाँ पर अब जो तक अभी तक रिसर्च हुआ है दोस्तों 29 ऐसी प्रजातियों का यहाँ पर चित्रण किया गया है जो कि एक विशिष्ट जंतु के रूप में हमको दिखाई देती है। साथ में दोस्तों इसके मध्य पाषाण युगीन जो शैल चित्र है दोस्तों उनमें जेबू के पूर्वज दोस्तों जिनको हम लोग बॉस नोमेडिकस कहते हैं दोस्तों, उनके भी चित्र दोस्तों यहाँ पर उत्कीर्ण होते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो आपके मध्य क्षेत्र में दोस्तों जो आपका मध्य पाषाणिक पुरास्थल है उसके में दोस्तों हम लोगों ने महत्वपूर्ण पुरास्थलों की चर्चा की, उसी क्रम में दोस्तों हम लोगों ने भीमबेटका को भी जाना। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस पूर्वी क्षेत्र में स्थित कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थलों की। दोस्तों हम लोगों ने दक्षिणी क्षेत्र कर लिया, मध्य क्षेत्र कर लिया आपका, अब हम लोग बात करेंगे पूर्वी क्षेत्र की। तो दोस्तों जो बिहार में भागलपुर एवं राजगीर, वहीं पर दोस्तों रांची में कुछ झारिया, बुद्धूडीह, दौर, इंद्र पहाड़ी, कम करसोला,
करकनकोल, मधुवन, टेपरा दोस्तों जो संबंधित है इस काल से कुछ महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक पुरास्थलों की जानकारी मिली है दोस्तों। साथ में यहाँ से इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपकरण भी प्राप्त यहाँ से हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में स्थित आपका दोस्तों जो दामोदर नदी के तट पर स्थित जो वीरभानपुर दोस्तों, यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों लगातार प्रश्न बनते हैं दोस्तों। वीरभानपुर, वाकुड़ा, मेदिनीपुर, पुरुलिया, देरुजी और गोपालपुर और दोस्तों मलाना दिधी दोस्तों इस काल के भी साक्ष्य दोस्तों यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। इसमें दोस्तों 3-4 पुरास्थलों के नाम आपको एकदम जुबान पे होने चाहिए। तो दोस्तों वीरभानपुर, बांकुड़ा, मेदिनीपुर और दोस्तों जो पुरुलिया क्षेत्र है, यह आपके पश्चिम बंगाल के स्थित जो महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इनका संबंध किस काल से दोस्तों? तो इनका संबंध आपके मध्य पाषाण काल से है। वहीं पर दोस्तों ये जो वीरभानपुर क्षेत्र है दोस्तों, इसकी खोज और उत्खनन दोस्तों 1954 में बी लाल के द्वारा दोस्तों कराया गया था। और दोस्तों यहाँ की उपकरणों के निर्माण में दोस्तों अश्मीभूत काष्ठ अर्थात दोस्तों फॉसिल्स वुड जो दोस्तों उनका भी प्रयोग किया गया था। ऐसे प्रमाण भी दोस्तों हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ में दोस्तों यदि हम बात करें उड़ीसा के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल है दोस्तों, तो उसमें आ जाता है दोस्तों आपका कुचई क्षेत्र। इसके अलावा दोस्तों सुंदरगढ़, केउंझर, धेन कनाल दोस्तों, बाणगढ़, विसई, रायरंगपुर, बोडरा, खूंटा गांव, बालू, डूंगरी, कुड़े दोस्तों आदि जो स्थल हैं, यह आपके महत्वपूर्ण उड़ीसा में स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल हैं। वही दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, आपको जब भी मैं आपके किसी पुरास्थल को बता रहा हूँ तो ये किस राज्य में या फिर किस स्थान पर स्थित है, इसको आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि आपकी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि ये संबंधित पुरास्थल कहाँ पर स्थित है। जैसे कुचई कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आपका खूंटा गांव कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। बालू मध्य पाषाणिक पुरास्थल कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसी की तरह दोस्तों आपको जो सेबलगिरी है दोस्तों, सेबलगिरी भी दोस्तों ये महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक पुरास्थल है। यहाँ से दोस्तों माइक्रोलिथ्स के प्रमाण मिले दोस्तों। और यह दोस्तों आपका मेघालय के क्षेत्र में राज्य में स्थित है। दोस्तों जो हमने आपको उड़ीसा का कुचाई क्षेत्र बताया था दोस्तों, इस कुचाई क्षेत्र में दोस्तों इसका उत्खनन बीके थापर सर ने दोस्तों 1961 से लेके 1962 के बीच में दोस्तों इन्होंने इसका एक्सकवेशन किया था। तो इस चीज को दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ये तो क्या दोस्तों आपका पूर्वी क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों विंध्य क्षेत्र जो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का इलाका है दोस्तों, उसके बारे में। दोस्तों मिर्जापुर क्षेत्र आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। ये अपने दोस्तों महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों के दोस्तों फेमस है। ये दोस्तों जो मिर्जापुर जिला है दोस्तों, यहाँ से हमको 50 से अधिक जो मध्य पाषाण स्थल दोस्तों आपके जो मेसोलिथिक साइट्स है दोस्तों, उनके प्रमाण की प्राप्ति यहाँ से हमको देखने को मिलती है। जिसमें दोस्तों आपका सबसे प्रसिद्ध है मोरहाना पहाड़। दूसरा दोस्तों आपका स्थित है बगहीखोर, कुंडी डीह, मझगवा, महुली, लोना माटी, कपासी कला, भौदवा कला और लेखिया दोस्तों जो है दोस्तों शिलाश्रय, यहाँ से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुरास्थल दोस्तों। और दोस्तों बेलन घाटी में भी स्थित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल इस काल से संबंधित हैं। दोस्तों इन सभी चीजों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब लेखिया जो पुरास्थल दोस्तों, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों जो लेखिया पुरास्थल है, इसका उत्खनन जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में दोस्तों बी.डी. मिश्रा ने कराया था। जी.आर. शर्मा दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा किसका उत्खनन कराया था इन्होंने, किसके निर्देशन में इन्होंने उत्खनन कराया था। सॉरी, जो लेखिया पुरास्थल है इसका उत्खनन वी.डी. मिश्रा ने कराया था दोस्तों। और किसके नेतृत्व में कराया था दोस्तों? तो यह कराया था जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में। ये जो लेखिया आपका शिलाश्रय, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमको केव के प्रमाण मिले हैं, शिलाश्रय के प्रमाण मिले दोस्तों। और इस शिलाश्रय से दोस्तों हमको 17 से 27 मानव कंकाल दोस्तों वो हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों लेखिया से न केवल एक शिलाश्रय मिला है दोस्तों, बल्कि लगभग 5 ऐसे शिलाश्रयों की प्राप्ति दोस्तों हमको लेखिया से प्राप्त होती है। जिनमें से दोस्तों जो 4 ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपके चित्रकारी अर्थात पेंटिंग्स से भरे हुए हैं। दोस्तों यहाँ से इस पुरास्थल से दोस्तों हिरण की 2 सिंग एवं भैंस की हड्डियों के भी प्रमाण दोस्तों इस पुरास्थल से हमको देखने को मिलते दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों
हमने अभी आपको सबसे पहले विंध्य क्षेत्र में मोरहाना पहाड़ की दोस्तों चर्चा की, और उसमें जो मोरहाना पहाड़ है दोस्तों, इसकी खोज सी एल कार्लाइल के द्वारा दोस्तों की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? सी एल कार्लाइल के द्वारा दोस्तों की गई थी। और दोस्तों ये जो मोरहाना एवं बगही खोर दोस्तों पूरा स्थल है, जो कि मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, इस दोनों का उत्खनन दोस्तों आर के वर्मा ने करवाया था। किसके द्वारा कराया गया दोस्तों? आर के वर्मा ने दोस्तों इसका एक्सकवेशन कराया था। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा साथ में दोस्तों लेखिया के निकट दोस्तों आपका बघई खोर गुफा भी है दोस्तों। इस गुफा से दोस्तों हमको मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य दोस्तों वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप तीनों चीज के ध्यान में जरूर रखें, जिसका एक्सकेवेशन दोस्तों कराया गया था। यहीं से दोस्तों हमको इस पुरास्थलों से दोस्तों दो विस्तीर्ण समाधान अर्थात एक्सटेंडेड बॉरियर्स जो दोस्तों उनके भी प्रमाण की चर्चा हमको यहाँ से देखने को मिलती है, जिनमें से दोस्तों 20 से 21 वर्ष की युवती भी है दोस्तों। ऐसे प्रमाण हमको देखने को मिलता है। दोस्तों जो बगही खोर पुरास्थल है, जो कि आपका मोरहाना पहाड़ जो है दोस्तों उसके बगल में स्थित दोस्तों जो पुरास्थल है, यहाँ से दोस्तों परवर्ती काल से संबंधित लोहे के दो बाण को भी प्राप्ति यहाँ पर की गई। मतलब दोस्तों मध्य पाषाण काल के उपकरण तो यहाँ से मिल रहे हैं दोस्तों, लेकिन बाद के समय में स्थित जब आपका जो लव पीरियड है, जो आयरन एज है, वहां से संबंधित आपका दोस्तों दो बाणों की भी प्राप्ति यहाँ से हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा साथ में दोस्तों जो चित्रकूट जनपद है दोस्तों, जो चित्रकूट जिला है दोस्तों, वहां से जो लालापुर क्षेत्र है, सिद्धपुर, पहरा, भौरी, इंच बारह दोस्तों आदि पुरास्थलों से हमको लघु पाषाणिक उपकरणों के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पुरास्थल लहुरा देवा की। आपके एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से लगातार प्रश्न बनते रहे हैं कि आखिर लहुरा देवा से क्या कुछ प्राप्ति हुई, किसने उत्खनन कराया, क्या कुछ चीजें दोस्तों। जो लहुरा देवा पुरास्थल दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है दोस्तों। ये जो उत्तर आपका प्रदेश है उसमें संत कबीर नगर जिले में दोस्तों स्थित यह लहुरा देवा जो पुरास्थल है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दोस्तों कृषि किए जाने का प्राचीनतम जो साक्ष्य दोस्तों वो यहीं से मिला है। साथ में दोस्तों यहीं से हमको चावल का भी दोस्तों जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमको दिखाई देता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है भाई कि आखिर वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां से हमको चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है दोस्तों, तो वह है दोस्तों आपका इस लहुरा देवा पूरा स्थल से। अब ध्यान रहे दोस्तों, मेहरगढ़ से दोस्तों जो प्राप्त कृषि का साक्ष्य है वो 7000 ईसा पूर्व का है। लेकिन दोस्तों जब हम लहुरा देवा की कृषि के साक्ष्य की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 8000 से 9000 ईसा पूर्व तक जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस कृषि एवं चावल के साक्ष्य के अलावा दोस्तों लहुरा देवा पुरास्थल से हमको गोलाकार फर्श के प्रमाण की प्राप्ति होती है। स्तंभ, गर्त एवं चूल्हों के साथ साथ एक नाली का भी दोस्तों प्रमाण हमको इस पुरास्थल से देखने को मिलता है। तो तीन चीजें आपने को बहुत ध्यान में रखनी है कि ये स्थित कहाँ पर दोस्तों, तो यह स्थित है आपके उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। पहली चीज यहाँ पर यह किस लिए फेमस है भाई? ये फेमस है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए। और दूसरा फेमस है क्योंकि यहीं से हमको चावल के भी प्राचीनतम जो साक्ष्य वो हमको दिखाई देते हैं। साथ में यहाँ पर हमको गोलाकार फर्श, स्तंभ, गर्त एवं चूल्हों के साथ साथ एक नाली का भी जो प्रमाण है वो हमको यहाँ से दिखाई देता है। ये तो हो गया दोस्तों बात आपका लहुरा देवा पुरास्थल की। अब हम बात करेंगे दोस्तों चौपानी मांडू जो पुरास्थल है उसके बारे में। दोस्तों ये जो चौपानी मांडू पुरास्थल है ये आपका बेलन घाटी दोस्तों जो इलाहाबाद का क्षेत्र है वहां पर यह पुरास्थल स्थित है। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसकी खोज वीडी मिश्र के द्वारा दोस्तों 1967 में 1967 में दोस्तों इसकी खोज की गई थी। वहीं पर दोस्तों यदि हम इसके उत्खनन की बात करते हैं दोस्तों, इसका उत्खनन सबसे पहले सर्वप्रथम 1967 में 1967 में दोस्तों वीडी मिश्र ने दोस्तों कराया था। ध्यान रखिएगा 1967 में इन्हीं के द्वारा खोजा गया था और 1967 में दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एक्सकेवेशन भी किया था। लेकिन ये जो एक्सकेवेशन था वो थोड़ा सीमित था, कम पैमाने पे था। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े पैमाने पर एक विस्तृत दोस्तों एक्सकेवेशन किसने क्या किया था दोस्तों? तो वह कराया गया था GR शर्मा के द्वारा दोस्तों, और इसके निर्देशक थे दोस्तों आपके BB मिश्र। तो आप इस सभी चीजों को दोस्तों ध्यान में जरूर रखेंगे। आखिर इसकी विशिष्टता क्या है भाई चौपानी मांडो की? तो जो चौपानी मांडो पुरास्थल है, इस पुरास्थल को पूरा पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल का दोस्तों जो आपका आपका जो फेज है दोस्तों उसके बीच के संक्रमण अवस्था का प्रतीक माना जाता है। मतलब ये दोस्तों कि जो पैलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड जहां पर उनका ट्रांजिशन हो रहा है अर्थात एक से दूसरे में बदल रहे हैं,
उनके बीच का जो काल है दोस्तों, यह उसको दर्शाता है आपका चौपानी मांडव पुरास्थल। और यही कारण दोस्तों कि इतना फेमस पुरास्थल है। यह जो पुरास्थल है दोस्तों, यहाँ से आखेटक संग्रह से लेके प्रारंभिक कृषि में संक्रमण तक का दोस्तों जो काल है, यह उसके बीच का काल माना जाता है। मतलब दोस्तों कि जो अभी तक मानव जो है वो अपना जीवन यापन पशुओं को मार के एक स्थान दूसरे स्थान पे जा जाके घूम घूम के जीवन यापन कर रहा है, उस काल से लेकर मानव एक स्थान पर कृषि कर रहा है, उस काल तक की संपूर्ण जो जानकारी है इस पुरास्थल से हमको देखने को मिलती है। साथ में दोस्तों जो जापानी मांडो पूरा स्थल है, इसका क्षैतिज उत्खनन कराया गया था आपका। साथ में दोस्तों यहाँ से हमको बस्तियों के अवशेष की प्राप्ति होती है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह कौन सा ऐसा पुरास्थल दोस्तों जहां से हमको मधुमक्खी के छत्तों के आकार की तरह जो झोपड़ियों हैं उनके प्रमाण की प्राप्ति हुई दोस्तों, तो वह आपका होता है चौपानी मांडो पुरास्थल, जहां से दोस्तों जो 13 झोपड़ियां दोस्तों वो एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार के रूप में प्राप्त होती हैं। साथ में दोस्तों अंडाकार एवं गोलाकार दोस्तों अर्थात वृत्ताकार भी झोपड़ियों के प्रमाण हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों बस्तियों के अवशेष दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से भी दोस्तों हमको देखने को प्राप्त होते हैं। तो मध्य प्रदेश के दोस्तों सॉरी मध्य पाषाण काल का दोस्तों आपको जो पुरास्थल है बागोर, जो कि राजस्थान में स्थित दोस्तों, तो राजस्थान में स्थित पुरास्थल से भी दोस्तों हमको मध्य पाषाणिक बस्तियों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों ये जो पुरास्थल है चौपानी मांडो, यहाँ से दोस्तों हमको जंगली चावल के भी साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। साथ में दोस्तों हस्त निर्मित मृदभांड दोस्तों वो भी हमको यहाँ से मिले हुए हैं। साथ में दोस्तों अन्नगारों के भी प्रमाण जो दोस्तों जो हम लोग ग्रैनरीज बोलते हैं उनके भी प्रमाण हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो विद्वान है उनकी मान्यता है दोस्तों कि चौपानी मांडो की जो मृदभांड है दोस्तों वह संसार के प्राचीनतम मृदभांड रहे होंगे, इसलिए भी उनकी मान्यता दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन पुरास्थलों से दोस्तों हमको निहाही हथौड़ा, सिलबट्टा और मिट्टी के गिलावे वाले टाट के घर के भी दोस्तों जो प्रमाण है वो हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। साथ में दोस्तों इलाहाबाद का जो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित जो प्रतापगढ़ में दोस्तों सराय नाहरराय, महदहा और दमदमा जो पूरा स्थल है दोस्तों, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे यहाँ पर लगातार इन पॉइंट से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों यह जो पुरास्थल है आपके इलाहाबाद क्षेत्र के जो मध्य गंगा घाटी में स्थित दोस्तों प्रतापगढ़ जिला है दोस्तों, ये वहां पर स्थित है। तीनों के नाम आप एकदम रट जाइए कहाँ पर स्थित है। पहला है दोस्तों आपका सराय नाहरराय, दूसरा है दोस्तों महदहा और तीसरा है दोस्तों दमदमा। हम इसके बारे में दोस्तों डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसके संबंधित कुछ चीजों को जान लेते हैं। दोस्तों ये जो पुरास्थल है यहाँ से दोस्तों हमको पत्थर के बने भारी चक्की का प्रमाण भी दोस्तों यहाँ से प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं दोस्तों अब वो स्थायी जीवन जो है दोस्तों वो जीना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों ये जो सराय नाहरराय और महदहा जो पूरा स्थल है ये प्राचीनतम मध्य पाषाण युगीन स्थल के रूप में जाने जाते हैं और यहीं से दोस्तों सर्वप्रथम इस काल के मानव अस्थि पंजर दोस्तों उनकी प्राप्ति होती है। साथ में दोस्तों सर्वप्रथम स्तंभ गर्त एवं चूल्हे और सर्वप्रथम मृतक संस्कार विधि के भी साक्ष्य दोस्तों इस पुरास्थल में देखने को प्राप्त होते हैं। तो जितने भी फैक्ट दोस्तों आपको इस संबंधित पुरास्थलों से बताए जा रहे हैं, प्लीज उनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन पुरास्थलों से दोस्तों हमको चाहे महदहा हो चाहे सरार नाहरराय हो दोस्तों, इनसे प्राप्त दोस्तों जो कंकाल हैं उनकी लंबाई दोस्तों अपेक्षाकृत क्या है, वो लंबी है। दोस्तों जो महदहा के जो पुरुष है दोस्तों उनकी लंबाई दोस्तों 6 फीट से भी अधिक थी। और दोस्तों इलाहाबाद जिले में स्थित जमुनीपुर, कूढ़ा, बिछिया, भीखपुर और महरूडी है दोस्तों, इस पुरास्थलों से भी दोस्तों हमको मध्य पाषाण काल के उपकरण जो है दोस्तों जो माइक्रोलिथ्स हैं वो आपको क्या मिले हैं, इनकी जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सराय नाहरराय पुरास्थल के इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। दोस्तों ये जो सराय नाहरराय पुरास्थल था, इस स्थल को दोस्तों केसी ओझा ने 1969 में 1969 ईस्वी में खोजा था। दोस्तों ये जो पुरास्थल है यहाँ से हमको 14 समाधानों के बरियल्स के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों और 8 गर्त चूल्हे जो हैं दोस्तों
उनके प्रमाण की प्राप्ति यहाँ से होती है। साथ में दोस्तों इन समाधानों और गर्त चूल्हों के अलावा दोस्तों यहाँ से हमको स्तंभ, गर्त, झोपड़ी के भी प्रमाण दोस्तों जो है प्राप्त होते हैं। अर्थात दोस्तों पिलर थ्रू हेड्स, मतलब दोस्तों इन स्तंभ गर्तों पे दोस्तों स्तंभ को क्या किया जाता था दोस्तों, खड़ा किया जाता था, पिलर्स को खड़ा किया जाता था और इसके ऊपर दोस्तों जो झोपड़ी थी उसका निर्माण किया जाता था। और ऐसे प्रमाण दोस्तों हमको सराय नाहर राय जो पुरास्थल है दोस्तों वहां से देखने को मिलता है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि इस सराय नाहर राय पुरास्थल में एक कब्र मिली दोस्तों, और इस कब्र में एक साथ 4 मानव कंकाल जो है दोस्तों वहां पर दफनाए गए हैं। अब आपके एग्जाम में इनकी जो संख्या है वो बड़े एग्जाम में पूछी जाती है कि सराय नाहर राय से प्राप्त एक कब्र में एक साथ कितने मानव कंकालों के अवशेष की प्राप्ति है दोस्तों, तो कुल 4 मानव कंकाल अवशेषों की प्राप्ति दोस्तों यहां से हमको होती है। दोस्तों ये जो आपका पुरास्थल है सराय नाहर राय, यहां से मानवीय आक्रमण का भी प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमको देखने को मिलता है। कारण क्या है? कारण यूं है दोस्तों कि यहां से प्राप्त एक जो मानव कंकाल की दोस्तों प्राप्ति हुई है, उस कंकाल की पीठ पर दोस्तों हमको एक तीर जो है दोस्तों वह चुभा हुआ मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर एक दूसरे का आक्रमण भी होता था और उस आक्रमण के दौरान इसकी मृत्यु हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जिससे कहा जाता है दोस्तों कि सराय नाहर राय दोस्तों वह इंपॉर्टेंट पुरास्थल है जहां से हमको मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है। अब ध्यान है दोस्तों सराय नाहर राय पुरास्थल से हमको दोनों ओर धार वाली छुरी के भी प्रमाण दोस्तों अर्थात पैरेलल साइडेड ब्लेड के भी प्रमाण यहां से देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों अस्थि निर्मित बाण की भी प्रमाण की प्राप्ति होती है, अर्थात हड्डी का बना हुआ बाण जो है दोस्तों यहाँ पे हमको मिलता है। साथ में दोस्तों जो दंत रोग है जिसको हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, इसके भी प्रमाण यहां से मिले दोस्तों। साथ में चक्की के समान उपकरण भी दोस्तों इस पुरास्थल से हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों जितने भी आपको मैं साक्ष्य बता रहा हूं सभी को नोट डाउन करते हुए चलें, आपके लिए जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन पुरास्थलों से दोस्तों सराय नाहर राय से पुरुष एवं स्त्रियां दोनों ही अपेक्षाकृत जो है दोस्तों वो लंबे कद के होते थे। जो भी दोस्तों हमको यहाँ से समाधान मिले हैं उनकी जो लंबाई है दोस्तों वो मोर देन एवरेज होती थी। इसीलिए दोस्तों सराय नाहर राय के पुरुष और स्त्रियों के दोस्तों जो भी कदों की प्राप्ति हुई है उनके जो मेजरमेंट दोस्तों वो अपेक्षाकृत क्या है दोस्तों लंबे हैं। दोस्तों यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की लंबाई जो थी दोस्तों मिनिमम 6 फुट से क्या थी दोस्तों ऊपर थी। वर्तमान में आप देखते हैं दोस्तों तो 5 या फिर 6 फीट के आसपास जो है दोस्तों इसी के बीच में दोस्तों जो आपका रेशियो है। लेकिन उस समय दोस्तों जो हमको प्रमाण की प्राप्ति है, कंकालों की प्राप्ति है, उससे देखने के पता चलता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो 6 फुट के ऊपर के होते थे। यही से दोस्तों हमको गर्त जो चूल्हे प्राप्ति हुई है, जिसमें हमने आपको बताया कि 8 गर्त चूल्हे मिले दोस्तों। उन गर्त चूल्हों से दोस्तों हमको हाथी की हड्डियों की भी प्राप्ति हुई है। साथ में दोस्तों इस चूल्हे के बगल से दोस्तों हमको 5 × 4 मीटर आकार का एक फर्श भी मिला है दोस्तों, और इस फर्श को ही GR शर्मा महोदय ने दोस्तों एक सामुदायिक चूल्हा जो है दोस्तों कम्युनिटी हर्थ जो है दोस्तों उसकी संज्ञा दी है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वह मध्य पाषाणिक पुरास्थल जो उसमें आपका दे देगा ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाणिक पुरास्थल जहाँ पे सामुदायिक चूल्हे का प्रमाण मिलता है दोस्तों, तो वह है आपका सराय नाहर राय पुरास्थल। वहीं पर कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिनको कि इस जो आपका चबूतरा है जिसको GR शर्मा सामुदायिक चूल्हा बोल रहे हैं, वहीं पर कुछ विद्वान इसे झोपड़ी के फर्श के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों सराय नाहर राय पे श्रृंगों पर बने हुए अर्थात जो पशुओं के सिंग होते थे उन पर बने हुए उपकरण तो मिलते ही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो उपकरण मिले हैं वो सीमित संख्या में, अर्थात जैसे कि सभी अन्य पुरास्थलों की संख्या इनकी ज्यादा है, यहाँ पर वो चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों जानकारी आपके सराय नाहर राय के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरे अन्य महत्वपूर्ण पुरास्थल महदहा के बारे में। दोस्तों ये जो महदहा पुरास्थल है इसको 1978 ईस्वी में शारदा नहर परियोजना के अंतर्गत दोस्तों जब इसका खुदाई चल रही थी नहर की दोस्तों, तो उसी दौरान दोस्तों ये जो स्थल था महदहा उसकी खोज की गई, उसको प्रकाश जो है इस स्थल पर देखने को पड़ा। अब दोस्तों इसके एक्सकेवेशन की बात कर ले जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों एक्सीडेंटल एक्सकेवेशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, रेस्क्यू एक्सकेवेशन का नाम सुना, कई सारे एक्सकेवेशन होते हैं दोस्तों। तो ये जो एक्सकेवेशन है ये
नियोजित नहीं था। जब ये नहर खोदा गया और ये प्रकाश में आया और जब वहां पर संबंधित पुरातत्वविदों को इसकी जानकारी मिली, तो नहर के वहां पे कार्य चालू होने से पहले वहां की जो चीजें थी उनको एक्सकेवेट करके एक्सप्लोर कर लिया जाए, निकाल लिया जाए। उसके लिए किया जाता है आपका क्या, वो बचाव उत्खनन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्क्यू एक्सकेवेशन। तो इसी एक्सकेवेशन के तहत दोस्तों ये जो महदहा पुरा स्थल है उसका उत्खनन किया गया, और इसका उत्खनन किया था दोस्तों बीडी मिश्र और जे एन पाल ने। दोनों का नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, बीडी मिश्र और जे एन पाल ने दोस्तों यहाँ पर बचाव उत्खनन किया था। अब ये फेमस क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमको इस पुरा स्थल से वध स्थल या फिर बूचड़ खान, जिसको लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्लॉटर हाउस, उसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ से 35 गर्त चूल्हों के प्रमाण मिले हैं, सील लोढ़े का प्रमाण मिला है, स्तंभ गर्त का प्रमाण मिला है, और हड्डी से बने हुए जो तिराग्र हैं अर्थात एरोहेड है, जिसके दोस्तों हम लोग कहते हैं कि जो तीर का आगे वाला नुकीला हिस्सा होता है दोस्तों, ये आपका उसके प्रमाण की भी प्राप्ति यहाँ से हमको हुई है। साथ में अंगूठी, सील बट्टा, भारी चक्की, और दोस्तों जो दंत रोग है जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, उसके भी साक्ष्य दोस्तों इस पुरास्थल से हमको देखने को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दोस्तों दो ऐसी कब्रें मिली है दोस्तों, जो कब्र हैं वहां से हमको युग्मित समाधियों दोस्तों, अर्थात इसमें स्त्री पुरुष को एक साथ साथ दफनाने का साक्ष्य दोस्तों आपके महदहा पुरास्थल से देखने को मिला है। जैसा कि दोस्तों मैं आपके युग्म समाधान की चर्चा बार बार कहता हूं, तो इन पुरास्थलों में से चाहे दमदमा हो, चाहे महदहा हो, चाहे सरायना राय हो, इसमें से दोस्तों जो युग्म समाधान है उसके प्रमाण की प्राप्ति कहां से होती है दोस्तों, तो वह होता है आपका महदहा पुरास्थल से। यहीं से दोस्तों हमको 13 अन्य कंकाल की भी प्राप्ति हुई है, और दोस्तों वह जो कंकाल है वह कुंडल एवं मुद्रिकाएं, मुद्रिकाएं मतलब एक प्रकार से माला है दोस्तों, वह पहने हुए हमको दिखाई देते हैं। ये जो मुद्रिकाएं या फिर कुंडल दोस्तों, ये सिंह या फिर श्रृंग की बनी हुई निर्मित हमको दिखाई देती हैं। महदहा से ही दोस्तों हमको श्रृंग एवं श्रृंग के आभूषण उपकरण दोस्तों जो मिलते हैं, वो सराय नाहर राय की तुलना में, जो अभी हमने पढ़ा उसकी तुलना में इनकी संख्या यहाँ पर क्या है, अधिक है। यहाँ से दोस्तों कुल 28 कब्रों में से 30 व्यक्तियों को दफनाया गया था, और दोस्तों महदहा में महिला कंकाल के साथ हमको सिंह का एक बाण और कछुए की खोपड़ी की भी प्राप्ति दोस्तों यहाँ पर उसके साथ की गई, जो कि दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक वयोवृद्ध व्यक्ति, मतलब जो कि दोस्तों बहुत इसका उम्र हो गया था, वैसे व्यक्ति का भी दोस्तों कंकाल यहाँ से प्राप्त हुआ है। साथ में दोस्तों महदहा से एक ऐसा भी गर्त चूल्हा मिला है दोस्तों, जहां से एक भैंस का सिंह युक्त पूरा का पूरा जो सर है, उसका सिर जो है दोस्तों वो हमको प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने सरायना राय और महदहा की चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपसे दमदमा पुरास्थल की। दोस्तों ये जो दमदमा पुरास्थल है ये साई नदी के तट पर स्थित है। इस नदी का नाम आप लोग जरूर ध्यान रखें, आपके एग्जाम में लगातार जो है दोस्तों यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि भाई दमदमा पुरास्थल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो यह आपके साई नदी के तट पर स्थित है, पहली चीज। दूसरी चीज भाई, किस पुरास्थल से हमको 41 मानव समाधानों की प्राप्ति हुई है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है भाई साहब, ध्यान ये रखना है कि ये जो पुरास्थल है आपका मानव समाधान वाला पुरास्थल, ये मानव समाधान की दृष्टि में चाहे वो दमदमा हो, सराय नाहर राय हो, या फिर आपका महदहा हो, इन तीनों में सबसे अधिक समाधान कहां से पाए गए, इसी दमदमा पुरास्थल से। और इन दमदमा पुरास्थल से हमको कुल 5 युगल समाधानों अर्थात युग्म समाधानों के प्रमाण प्राप्त होते हैं, कपल्स बरियल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भाई, इसके अलावा क्या है चीजें कि लंघनाज की ही भांति, जो हमने लंघनाज पुरास्थल पढ़ा गुजरात वाला, वहीं की भांति दोस्तों यहां से भी हमको मुड़े हुए समाधान जो है दोस्तों उनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से मुड़े हुए समाधान की प्राप्ति होती है, और ऑप्शन में आपको दे देगा महदहा, दमदमा, सरायना राय, और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दमदमा पुरास्थल वह पुरास्थल है जहां से हमको मुड़े हुए समाधान के साक्ष्य दोस्तों उनकी प्राप्ति होती है। साथ में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न आया भी हुआ है कि दमदमा में दोस्तों 2 मानव कंकाल ऐसे मिले दोस्तों जिनको पीठ के बल नहीं बल्कि पेट के बल, तथा 2 ऐसे मिले दोस्तों जिनके पैरों को मोड़कर दफनाया गया था। और यहीं से दोस्तों एक कब्र से 3 मानव कंकाल दोस्तों, जिसको हम लोग त्रिमानव समाधि भी कहते हैं, उनके भी दोस्तों प्रमाण हमको देखने को मिलता है। एवं दोस्तों हाथी दांत के लटकन का भी दोस्तों जो प्रमाण है, आइवरी पेंडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, हाथी लटकन या फिर हाथी का लॉकेट कह लें, उसके भी प्रमाण दोस्तों हमको इस दमदमा पुरास्थल से देखने को मिलता है।
अब देखिए ये प्रश्न जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी पिछले ही वर्ष दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में आए हुए हैं कि दोस्तों जो दमदमा के सभी कब्र हमको देखने को मिलते हैं वो किस दिशा में बने हुए हैं। दोस्तों दमदमा के सभी जो कब्र है दोस्तों वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में एवं पूर्व से पश्चिम दिशा में बने हुए हमको दिखाई देते हैं। पश्चिम पूर्व और पूर्व पश्चिम दिशा में बने हुए दिखाई देते हैं दोस्तों, जो ये बताते हैं जो सूर्योदय एवं सूर्यास्त से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों अंगीठी तथा आग से पके हुए फर्श के भी जो साक्ष्य दोस्तों वह दमदमा से हमको दिखाई देते हैं। दमदमा के जो लोग थे दोस्तों वो पीली मिट्टी को ही खोदकर वहां पर अपना निवास स्थान, गर्त चूल्हे एवं मृतकों के दोस्तों वो समाधान को बनाते थे, उसकी प्रक्रिया को संपूर्ण करते थे। यहीं से दोस्तों ये जो अब दमदमा का मध्य पाषाण कालीन स्तर है, मेसोलिथिक जो आपका लेयर है दोस्तों, वहां से हमको घरेलू धान अर्थात डोमेस्टिक राइस का भी साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। अब जैसे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं दो प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, एक जंगली चावल का, एक घरेलू चावल का। यदि मैं घरेलू की बात करूं तो ये दमदमा से मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि मध्य पाषाणकालीन स्तरों से किस प्रकार के जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, तो गुजरात का जो लाटेश्वर है उस पुरास्थल से, रतनपुर से, कनेवल से, लंघनाथ से, वहीं पर दोस्तों जो राजस्थान का बागूर एवं तिनवाड़ा क्षेत्र है वहां से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं भीमबेटका क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा एवं दोस्तों चौपानी मांडो क्षेत्रों से दोस्तों इन जानवरों के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। साथ में दोस्तों जो ऊंट के हड्डियों की प्राप्ति कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ऊंट के हड्डियों की प्राप्ति मेसोलिथिक पीरियड के किस साइड से हुई दोस्तों, ध्यान रखिएगा वह आपके कनेवल साइड में दोस्तों यहाँ से इसकी प्राप्ति हमको देखने को मिलती है। अब इस काल में दोस्तों जो मेसोलिथिक साइट है इस काल में मानव जीवन कैसा था इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके पश्चात दोस्तों जो आपका जो मेसोलिथिक साइट है, मेसोलिथिक जो काल है उसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे लगभग। अब देखिए दोस्तों जो मेसोलिथिक पीरियड है यहाँ तक आपको कोई स्थायी जीवन है नहीं। इसके पहले जो पूरा पाषाण काल था, जो पैलियोलिथिक पीरियड था दोस्तों, उसमें मानव क्या कर रहा था, सीधे तौर पे आखेट कर रहा था अर्थात शिकार कर रहा था और अपने आप को कच्चा मांस खा रहा था लगभग। लेकिन जब इस काल में आता है और धीरे धीरे वो देखते हैं कि आप नव पाषाण काल आने से पहले पहले वो धीरे धीरे कृषि की तरफ अग्रसर हो रहा है, झोपड़ियों के प्रमाण मिले अर्थात वो धीरे धीरे स्थायी जीवन की तरफ बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो इस काल के मानव का जो जीवन है वो खासकर हमको विंध्य क्षेत्रों में दिखाई देता है। खासकर विंध्य क्षेत्रों जो हमको शिलाश्रय मिले हैं, जो रॉक केव मिले हैं दोस्तों, वहां से जो भीमबेटका के क्षेत्र है और जहां से जो चित्र वगैरह पेंटिंग्स मिले हैं उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि मध्य पाषाणिक जीवन के दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं वे फिगर जो है जो पेंटिंग्स मिले वे उनको उजागर करते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी देते हैं। अब उनमें कहा क्या गया भाई कि जंगली पशुओं का शिकार करते हुए उनको जंगली जल फूल फल उनको इकट्ठा करते हुए लोगों को चित्रित किया गया। और इस काल का मानव दोस्तों अभी भी भोजन करने के लिए शिकार पर ही निर्भर था। तो अधिकांशतः जो इसमें है कृषि के साक्ष्य हमको न के बराबर मिल रहा है। जब कृषि के साक्ष्य कहां से शुरू होंगे, अर्ली नियोलिथिक पीरियड से, क्योंकि मेसोलिथिक पीरियड में वो स्थायी तौर पे रहना तो शुरू किए हैं, कहीं झोपड़ी में, कहीं शिलाश्रयों में, लेकिन अभी तक उन्होंने स्थायी तौर पे कहीं पर कृषि का शुरुआत नहीं किया। इसीलिए अभी भी उनको जो उनका भोजन के लिए उनको किस पे निर्भर होना था, शिकार पर निर्भर होना पड़ता था। और भीमबेटका से दोस्तों जो प्राप्त चित्र हैं उनमें अनाज पर जीने वाले पक्षियों को नहीं उकेरा गया था, अर्थात कोई भी ऐसे पक्षी की जानकारी या फिर वहां पर फिगर नहीं मिलता है जो कि केवल अनाज पर जीवित रहते थे, नहीं, उन पर जो मांसाहारी पक्षी थे उनका वर्णन किया गया। इनमें दोस्तों अधिकांशतः वही पशु पक्षी हैं जिनका शिकार जीवन निर्वहन के लिए किया जाता था। और यह तथ्य जो है दोस्तों कि इनका पेंटिंग्स में जो हमको डिपिक्शन मिलता है उससे ये पता चलता है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो आखेट एवं खाद्य संग्रह, मतलब शिकार करना और भोजन को इकट्ठा करके जुटा लेना कि वो लंबे समय तक खा पाए, इनकी तरफ वो इशारा करते हैं और इसकी तरफ हमको जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज के इस सेशन में पूरे वीडियो में ये जाना कि मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक पीरियड में किस प्रकार की कुछ चीजें थी, क्या कुछ परिवर्तन था पूरा पाषाण काल से और आगे क्या होगा, और साथ में संबंधित दोस्तों किस साइड से क्या कुछ एविडेंसेस मिले हैं, क्या कुछ रिलेवेंसीज थी दोस्तों, हम लोगों ने उसको जानने और समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।